हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 में हुए एग्जाम के ऊपर, जिसका एग्जाम 30 सितंबर 2022 को हुआ था। इसके हम फर्स्ट शिफ्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने 50 क्वेश्चन पर पहले पार्ट में बातचीत कर लिया था। अब दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आगे के 50 क्वेश्चन के ऊपर। तो इस तरीके से अभी तक एनटीए द्वारा जो भी एग्जाम करवाया गया है उसके पिछले 3 से 4 साल के प्रश्न पत्र को हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। समय निकालकर आप लोग देखते रहिए, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि किस पैटर्न पर यूजीसी नेट में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम चलते हैं, सीधे बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। उपरोक्त छंद से संबंधित सही तथ्य हैं। कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। भावों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो जवाब होगा उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका जवाब क्या हो सकता है। पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियों के आधार पर एक तरीके से इसका भावार्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। तो भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो चौथा है सी और डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य सी और डी है। ऐसे प्रश्नों को आपको पंक्तियों को एक से अधिक बार पढ़ना होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के नियतार्थ हैं। फिर विकल है प्राण मेरे, तो ये आपके माधवी वर्मा की पंक्तियों से उठा लिया गया है यहाँ पर। और ऑप्शन दिया गया है, स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और फिर वही सब ऑप्शन दिया गया है, बी और डी, ए और सी, बी और सी और डी। तो ये ऐसे प्रश्न हैं कि इनको जब तक आप 2 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक इनका सही जवाब आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि विकल है प्राण मेरे गीत के नियतार्थ हैं। तो जब तक इस गीत को आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक ठीक से इसका आंसर यहाँ खोजना मुश्किल होगा। फिर भी हम इस पंक्ति के आधार पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा पहला ऑप्शन है, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। यहाँ स्त्री मुक्ति की बात की गई है। और दूसरा ऑप्शन जो है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र मतलब व्याकुल है। अच्छा, इस तरीके के प्रश्नों का ज्यादातर जो विकल्प वही सही होता है जो पॉजिटिव होता है। पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी एकदम से निगेटिव है, तो जहां जहां सी होगा वो ऑप्शन एकदम से गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एलिमिनेट करके आपको इसका सही जवाब देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सब सी जहां जहां है वहां गलत हो गया, तो ए ऑप्शन अपने आप क्या होगा, सही हो जाएगा। बिना आप गंभीरता से पढ़े भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं तो भी इस टेक्निक्स के हिसाब से सही जवाब दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। इसमें से हमें सही कूट का चयन करना है कि आपका बंटी जो उपन्यास है, जैसे ही मैंने बोला आपका बंटी, तुरंत आपके दिमाग में आने लगा होगा कि ये
किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगी होंगी। तो आपका बंटी उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है या फिर विचार किया गया है? इसका सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, बालक में असुरक्षा की भावना। ठीक है, और मातृ प्रेम की लालसा। बी और सी जो जवाब है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में लगे हुए जो भी उपन्यास हैं सीधे सीधे उनकी विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि राग दरबारी का प्रकाशन कब हुआ था, इसके राइटर कौन है और इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर वो है कि इसमें ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना की गई है और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया आपका बी और डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अगर आप मूल टेक्स्ट अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप आपका बंटी, राग दरबारी और जितने भी उपन्यास आएंगे, जो भी प्रश्न है आप यहाँ से जान सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि झूठा सच उपन्यास में वर्णित है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। अब इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है और जो पैटर्न है वही है नीचे, केवल बी और डी, ए और बी और सी, ए और सी, इसी पैटर्न पर पूछा जा रहा है। पहले सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब देखिए आप कैसे सवाल बन रहे हैं। एक ही प्रश्न में दो दो विकल्पों का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि झूठा सच उपन्यास जो है इसका प्रकाशन वर्ष और इसके राइटर का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले तो आप देख रहे हैं कि जब झूठा सच आप पढ़े होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये विभाजन की भयोत्पादक आशंका पर आधारित है। मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, एक सही हो गया। और डी ऑप्शन भी सही है, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या की गई है। तो इस तरीके से बी और डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। तो झूठा सच के बारे में आपको चल गया होगा कि ये विभाजन और सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास लिखा गया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के बारे में प्रश्न बना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्य से पूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी कब प्रकाशित हुई, इसके राइटर कौन है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, यह ऑप्शन हो गया सही। और इसके बाद शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। बी और डी ऑप्शन क्या है इसके सही जवाब है। ठीक है, हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके पहले जैनेन्द्र और अन्य इलाचंद्र जोशी इत्यादि ने भी मनोवैज्ञानिक आधार पर उपन्यास लिखने की कोशिश की। यहाँ पर बताया गया कि पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्य पूर्ण है। यह क्या है, ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया बी और डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और इसके राइटर कौन है, इस पे फिल्म बनी है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसके पात्र कौन है तीसरी कसम के।
तो अगर कहानी आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत इसके पात्रों का नाम आने लगा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके जो पात्र हैं वो है धुन्नीराम पलटदास। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा। ठीक है, सी और डी। तीसरी कसम, और इसके इसके जो प्रमुख पात्रों का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अलग ढंग से सवाल बनाने की कोशिश की गई है। अगर प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो उसमें हीराबाई, ठीक है, हीरामन, इन लोगों का नाम आना चाहिए। लेकिन आपका टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप हीराबाई और हीरामन मन से ऊपर उठे हैं कि नहीं अभी। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं सांप्रदायिक सामंजस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृवात्सल्य, राजनीतिक चेतना। तो ईदगाह कहानी कब प्रकाशित हुई, किसकी है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। हमने यूजीसी नेट हिंदी के ऊपर जो भी सिलेबस में टेक्स्ट लगे हुए हैं उस पर एमसीक्यू आधारित वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। आप लोग समय निकालकर जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, काफी आपको वहां से फायदा मिलेगा। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुआ है, क्या हुआ है, सारी चीजों को मैंने पढ़ दिया है। अब हम इसके आंसर पर बात करें। आपके दिमाग में भी इसका आंसर धीरे धीरे आ रहा होगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ये कहानी। जैसा कि आप जानते हैं हामिद इसका मुख्य पात्र है, और इसके बाद इसमें मातृवात्सल्य की भी चर्चा की गई। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया बी और सी, यानी कि ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। सांप्रदायिक सामंजस्य की बात नहीं है, राजनीतिक चेतना भी नहीं। ये पूर्ण रूप से जो ये कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। उसमें दादी के प्रति भी जो वात्सल्य दिखाई पड़ता है बच्चे के अंदर, उसका भी चित्रण किया गया है। प्रेमचंद की कहानी है, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। आप देख रहे हैं कि पात्रों पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर लगातार पूछा जा रहा है, खासतौर से कहानियों को केंद्र में रखते हुए। परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ, लतिका। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन सी है, श्यामनाथ को आपने इसमें नहीं देखा होगा। ठीक है ना, तो श्यामनाथ जो कि चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में है, मुखर्जी हैं। ठीक है, इसके बाद लतिका का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ए और डी। तो आप देख रहे हैं कहीं ऑप्शन में ए और डी नहीं दिया है, नीचे आपको ऑप्शन भी देखना है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें एक राउंड और चलना पड़ेगा इसका सही जवाब देने के लिए। और आप देख रहे हैं कि ह्यूबर्ट भी इसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो बनाने वाला है वो थोड़ा सा यहाँ पर खुद लड़खड़ा गया है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या है, यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया है इसको। उसने ये माना है कि भाई हमने गलती कर दी है, इस पे सभी बच्चों को नंबर दिया जाएगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन परीक्षाओं में इस टाइप से भी आते रहते हैं, इसलिए आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इस प्रश्न को लेकर कई विद्यार्थी अपने 1 से 2 मिनट 5 मिनट भी खपा दें कि अरे यार हमने पढ़ा था कि डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, लतिका ये सब परिंदे कहानी के पात्र हैं और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, हालांकि मिल रहा है इसमें ऑप्शन ए और बी इसका सही जवाब हो सकता है, लेकिन बी और सी भी इसका सही जवाब है, बी और डी इसका सही जवाब हो सकता था। ठीक है, हालांकि कुछ देर के लिए आप ऑप्शन पहला इसका सही जवाब मान सकते हैं, बस सामनाथ वाला जिसमें ऑप्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, जहां जहां सी है, तो अभी तक इसका सही जवाब एक हो सकता है, लेकिन लतिका को इसमें जोड़ दिया है, लतिका जो कि परिंदे कहानी की प्रमुख पात्र के रूप में है। परिंदे का और भी स्पेशलाइजेशन इसलिए है कि इसको नई कहानी का प्रथम कहानी माना जाता, नई हिंदी कहानी का प्रथम कहानी माना जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इस कहानी परिंदे कहानी संग्रह में भी कई कहानियां संकलित हैं। जब वो हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो बहुत सारी चीजें और पता चलेंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी, याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो।
नीचे दिए गए सही विकल्पों का हमें चयन करना है कि द्रोणाचार्य के कथन है, यानी कि द्रोणाचार्य के इसमें एक से अधिक कथनों को दिया गया। अगर आपने एक और द्रोणाचार्य पढ़ा होगा तो प्रकाशन वर्ष और इसके राइटर का नाम आपके दिमाग में धीरे धीरे आ रहा होगा कि आखिरकार इसके राइटर कौन है और इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। द्रोणाचार्य का जो कथन है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, और दूसरा ऑप्शन है राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा है। ये दो कथन क्या है? द्रोणाचार्य के कथन है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि देवसेना की कथन, देवसेना किस नाटक की पात्र है, स्त्री पात्र है, वो सब आपके दिमाग में आने लगा होगा। अगर आ रहा है तभी मानकर चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, नहीं तो सारे तथ्यों का आंसर मैं ही बताना शुरू कर दूंगा तो फिर इस प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब नहीं है, आपको दृष्टि देने का कोई मतलब नहीं है। देवसेना किस नाटक की पात्र है आपके दिमाग में आ गया होगा। वो नाटक कब प्रकाशित हुआ, किसका है, क्या है। अब हम कथन पर बात करते हैं। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। सही उत्तर का हमें चयन करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो देवसेना के कथनों को आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे और उसके हिसाब से सही जवाब इसका है बी और सी, यानी कि ऑप्शन में जो लंबे लंबे दो विकल्प दिए गए हैं वही इसके सही जवाब है। बी और सी इसका सही जवाब होगा। लेकिन हमें आगे की परीक्षा की दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि ये बी और सी केवल आंसर भर नहीं है और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं। मान लीजिए इतना दूर तक सवाल पूछा जा सकता है, पवित्रता की माप है मलिनता, किसका कथन है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा देवसेना। पहला यहाँ पर एक सवाल बन गया। सुख का आलोचक है दुख, दूसरा इतना ही छोटा सा कथन पूछा जा सकता है, किसका है? देवसेना। पुण्य की कसौटी है पाप, ये भी इतना दूर तक पूछा जा सकता है। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन बी के अंतर्गत कुल 4 ऐसे कथन हैं जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। सी ऑप्शन में देख लेते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा यौवन, यह सब तो होना ही चाहिए। इसमें उतना नहीं है जितना कि ऑप्शन बी में। ठीक है, हालांकि इसका सही जवाब बी और सी दोनों है, लेकिन बी ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। शिव शंभू के चिट्ठे, जैसे ही मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम, इसके अंदर का जिस लॉर्ड वायसराय की चर्चा की गई है वो सब सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगी होंगी। हम इसके आंसर पर बात करते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे में के बारे में सही क्या है। ठीक है, बताया जा रहा है कि इसका संबंध जो है आनंद कादम्बिनी से नहीं है, चुनार से भी नहीं है, कलकत्ता और भारत मित्र। ऑप्शन बी और डी इसका सही जवाब है। ठीक है, जब भी शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ेंगे तो कलकत्ता की बात आएगी और भारत मित्र में इसका प्रकाशन हुआ था 1899 से लेकर लगभग 1905 ईस्वी तक इसका हुआ था। 1905 में कौन लॉर्ड था भारत में आप लोग जान गए होंगे, मैं वैसे लिख भी देता हूं। इसी तरीके से कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है। इस पर हम आगे बात करें। जैसे कई विद्यार्थी पीडीएफ बार बार मांगने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पीडीएफ केवल मेरे पास ही सुरक्षित है, ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, आपको नई दृष्टि दी जा रही है, शायद आप उसको करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीद पाएंगे। और अगर समय बचाने की बात रही तो आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो समय को बचाकर बहुत कुछ कर लिया। समय अपनी नियत चाल से चलती रहेगी, आपको उसके अनुसार मैनेज करना है, वरना
आप यही कहते रह जाएंगे कि समय का अभाव है, पीडीएफ दे दीजिए, हम चेक कर लेंगे। सब कुछ मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मैं ही हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ और जो कुछ मैं बताऊंगा वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज होगा कि यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद एक शांति मिलती होगी, जिसकी खोज लगभग सभी प्रतियोगी छात्र करते हैं। फिर दोबारा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है। एक कहानी यह भी, बाण भट्ट की आत्मकथा, अन्या से अनन्या, शेखर एक जीवनी। तो आत्मकथा नहीं है। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा तो उपन्यास है, और किसका है, कब प्रकाशन हुआ है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, आपके दिमाग में भी आने लगी होंगी। शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ, कौन लिखा है, कितने भागों में है, कितने संस्करण प्रकाशित हुए, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप लोग ध्यान में रखे होंगे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ए और सी। एक कहानी है अभी, अन्या से अनन्या, ये दोनों क्या है, आत्मकथा है। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि दोनों आत्मकथाएं किसकी हैं, ठीक है। तो ए और सी हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। बल्कि इसका सही जवाब यहाँ पर आत्मकथाएं नहीं है, हमें ध्यान में रखना है, आत्मकथाएं नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया कि बी और डी। बी और डी हम देख लेते हैं, ऑप्शन चौथा इसका जो सही जवाब है वो है। तो इसलिए आप नहीं वाले शब्द पर जरूर ध्यान में दीजिए, नहीं तो फिर इसका आंसर और कुछ भी हो सकता था, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि भोला राम का जीव कहानी के विषय है भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचार चरण का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। जो भी सही उत्तर दिया गया उसे हमें चयनित करना है। तो भोला राम का जीव किसकी कहानी है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके राइटर कौन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके विषय है भ्रष्टाचार की पक्षधरता, ये क्या है, गलत है। भ्रष्टाचार का अनावरण, सही। सदाचरण का निषेध, ये भी इसमें गलत है। और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, इस तरीके से इसका सही जवाब होना चाहिए बी और डी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, बी और डी, भोला राम का जीव, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हमने बता दिया, ऑप्शन पहला। संस्मरण की पुस्तकें हैं, यहाँ पर देखिए विधाओं से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले पूछा गया कि आत्मकथा नहीं है, ठीक है। तमाम आत्मकथाओं को आपने याद रखा होगा, फिर भी आपका दिमाग सर्च करके बता दिया कि कौन सी आत्मकथा नहीं है, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ आएगा, बस आपको कंसंट्रेट करना है, अपने को एकाग्र करना है। संस्मरण की पुस्तकें नहीं है। ऑप्शन दिया गया, नंगा तलाई का गांव, ऋण जल धन जल, अच्छे दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे हजारों हजार साल, ठीक है। तो इसमें संस्मरण की पुस्तकें नहीं है। बी ऑप्शन क्या है इसमें, गलत है। ये क्या है, रिपोर्टाज है, ठीक है। तो जहां जहां बी होगा वो क्या होगा, अपने से गलत हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें और एक राउंड देखने की कोशिश करना है कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए और सी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मिलान करना हमें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकों का नाम दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देख रहे हैं कि पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर जो भी किताबें लिखी गई हैं उनका नाम दे दिया गया है, और उनके लेखकों का नाम दिया है, शिव कुमार मिश्र, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किताबें इतनी हैं, फिर भी इस प्रश्न के मुताबिक आप सही आंसर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर 3 को मिला सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ए का 3 और बी का IV इसमें सही हो रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या हो यहाँ पर सही हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, ये हो गया रामचंद्र तिवारी, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हो गया शिव कुमार मिश्र। तो इस तरीके से इस पुस्तक को आप अपने नोटबुक पर जरूर ध्यान नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए भी आंसर मिल जाए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है,
सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ पर अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विभावना, एकावली, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, ये सब अलंकार दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें सही जवाब देना है। औपगम, औपम्य गर्भ, सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो हम देखते हैं। औप औप औपम्य गम, औपम्य गर्भ, इसका क्या हो गया कि ये हो गया व्यतिरेक, ठीक है। 113 का जो यहाँ पर हो रहा है वो हो गया औपम्य गर्भ, व्यतिरेक। सादृश्य मूलक की जब बात की जाती है तुरंत आपके दिमाग में आएगा क्या होगा? उत्प्रेक्षा। इसके बाद विरोध गर्भ की बात आएगी, जहां पर बिनु का अर्थ आता है विभावना। श्रृंखला मूलक, एकावली। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन, यहां पर आप देख रहे हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। 113 का सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। पंक्तियां दी गई हैं और कवियों का नाम दिया गया है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, दिन 12 वर्षों में घोड़े के बिन सुने गए हैं फिरते, तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इत्यादि का नाम इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम मिलाएं यहां पर तो इसका जो सही ऑप्शन यहां पर हो रहा है, ठीक है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, इसका सही जवाब हो गया जयशंकर प्रसाद। इसके बाद मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, इसका सही जवाब हो गया बी का हो गया तीसरा। दिन 12 वर्षों में घोड़े के सुने गए हैं फिरते, ये हो गया मैथिली शरण गुप्त। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, ये हो गया महादेवी वर्मा। देखिए इसमें क्या है कि बी और डी को लेकर आप सभी में कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिरकार इसका सही जवाब सही मायने में क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिलन इत्यादि की चर्चा सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ भी है, विरह की। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, ये माधवी वर्मा का हो गया। और विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये जयशंकर प्रसाद का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। एक का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न है जो कि मिलान वाला ही है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। कथन दिया गया यहाँ पर, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, रत्न के स्थान पर अगर रतन बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, नाश भी हूं मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि की पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। अब इसमें से हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब जो दिया गया है उसको हमें मिलाना है। तो मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, ये हो गया मैथिली शरण गुप्त। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह है जयशंकर प्रसाद। नाश भी हूं मैं अनंत विकास, ये हो गया महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यहां पर हो रहा है ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है
और यहाँ पर पात्रों को ही पात्रों से मिलाना है। शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा, सौदागर सिंह, राम बोला, बंटी, अघोर, भैरव, ये सब नाम दिए गए हैं। शकुन का संबंध किससे हो गया? बंटी से। तो 1 का 3, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया। महामाया का संबंध है अघोर भैरव से, ठीक है। पार्वती का संबंध हो गया राम बोला से। हलीमा का जो संबंध हो गया सौदागर सिंह से। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आगे बात करते हैं। उसी टाइप से क्वेश्चन फिर पूछा गया, पात्रों का पात्रों से मिलान करना है। शेखर, सिलिया, जयदेव पुरी, बाणभट्ट, निपुणिका, तारा, माता दीन, सरस्वती। तो आप देख रहे हैं कि ए का आईवी, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। मिला लेते हैं। फिर इसके बाद है बी का 3, बी का 3 हो गया। सी का 2, तारा, और डी का 1। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सुमेलित करना है। पात्रों का नाम एक तरफ दिया गया है और फिर कहानी एक तरफ है। मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर। तो मिलान करना है। मालती का जिक्र गैंग्रीन कहानी में आता है, ठीक है। तो ए का आईवी। इसके बाद वजीरा सिंह का संबंध उसने कहा से था, तो ये हो गया बी का 3। बुद्धगुप्त जिसका संबंध आकाशदीप से है। लाल मोहर तीसरी कसम से है। तो ये यहाँ पर तो हम लोगों ने मिला लिया, लेकिन आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब यहाँ पर हम ठीक से मिला ले रहे हैं तो कहीं भी किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा तो हम कर लेंगे। सही जवाब हो गया तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है और दूसरे तरफ जो भी कहा है उसका नाम दिया गया है, पात्रों का नाम दिया गया है। विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय, इन लोगों का नाम है। कथन है कि पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टिद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ठीक है। तो यहां पर हमें मिलान करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि विदुर का है, विदुर कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं जो ऑप्शन इसका सही जवाब यहां पर होगा, ठीक है। मिलान करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विदुर कहते हैं कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ठीक है। इसके बाद गांधारी कहती है कि पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। एक दूसरे से रिलेटेड आप देख रहे हैं क्वेश्चन, मतलब कथन मिलते जुलते रह रहे हैं। विदुर कह रहे हैं पत्थर है और ये बोल रहे हैं कि पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं। अश्वत्थामा जो कि प्रतिशोध लेने के लिए हमेशा परेशान रहता है, तो इसका हो गया ऑप्शन दूसरा। संजय जो कि पूरा स्टोरी बताया है देखकर, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, संजय को इसकी चिंता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है आप देखें तो आईवी, जिसमें मतलब कि दूसरा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया। आगे बात करते हैं। सुमेलित वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। एक तरफ लेखकों का नाम है, दूसरे तरफ रचनाओं का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। फागुन दुई रे दिना, मेरी जन्मभूमि, कवि और कविता, जातीय संगीत। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब होगा आप लोग मिलाना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या हो गया? जातीय संगीत। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा, आप देख रहे हैं कि कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, ठीक है। इसके बाद विद्यानिवास मिश्र फागुन दुई रे दिना, ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन जो है वहां पर सही हो रहा है। इसको अपने कॉपी पर नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बाकी अपने दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे बात करते हैं हम। अगला भी प्रश्न सुमेलित वाला ही है। शरद चंद्र, शिवरानी देवी, रामवृक्ष, बेनीपुरी, बेनीपुरी को लिख दिया बेतीपुरी। यही सब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटियां होती रहती हैं, तो इसको भी आपको अपने आदत में लाना पड़ेगा। अब इसमें हमें मिलान करना है, तो जो मिलान वाले में अच्छी बात यह है कि जो सबसे पहले आता है उसी को मिला दीजिए। हरवंश राय बच्चन, डी का 2,
तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है जिसमें डी का 2 हो रहा है। आगे देख लेते हैं। शरद चंद्र आवारा मसीहा, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब। एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आवारा मसीहा जरूर शरद चंद्र से जुड़ रहा है, लेकिन इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर प्रश्न बनाने वाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक उन्होंने किया है। ठीक है, अगर विष्णु प्रभाकर वो लिखते तो ज्यादा यहाँ पर बेहतर होता। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से हमें बताना है कि इसका सही अनुक्रम क्या है। तो रचनाओं का नाम दिया गया है। दूसरी परंपरा की खोज ब्योमकेश दरवेश शांति निकेतन से शिवालिक तक, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे जरूरी चीज है कि इसका प्रकाशन वर्ष हमें आए तभी इसका सही जवाब हम दे सकते हैं। जैसे दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, ब्योमकेश दरवेश 2017 में, शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967 ईस्वी में। तो अब हमें देखना है कि सी ऑप्शन जिसमें पहले होगा वही होगा सही जवाब इसका। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, बाकी रचनाकारों का नाम जरूर ध्यान में रखिए कि दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, ब्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, शांति निकेतन से शिवालिक तक, ये हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह नाम के लेखक रहे हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से ही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन। तो आप देख रहे हैं कि किताबों का नाम लेते समय आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये तो सब रामविलास शर्मा की किताबें हैं। ठीक है, जब आलोचना आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। अब इनका प्रकाशन वर्ष हमें बताना है कि कब कब है। तो बहुत मुश्किल है सब याद रखना, फिर भी हम बता दे रहे हैं 1955 में आया था। फिर इसके बाद हिंदी जाति का साहित्य 1968, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसी ये हो गया 2001, परंपरा का मूल्यांकन 1981। तो सही मायने में इसमें सबसे पहले जो नाम होना चाहिए वो ए ऑप्शन होना चाहिए। दो दो जगह ए दिया हुआ है, तो एक राउंड और आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि यूजीसी नेट ने इस प्रश्न को एक तरीके से इनवैलिड माना हुआ है। ठीक है, कि ये हमने जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सही नहीं है। ठीक है, दो दो जगह दिया हुआ है और थोड़ा सा इसमें क्रम को लेकर वो ठीक से इसको सेट नहीं कर पाए। फिर भी आप रामविलास शर्मा की इन पुस्तकों को जरूर ध्यान में रखिए, जिससे कि आगे आपको दिक्कत न हो। आगे बात करते हैं। प्रश्न है, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। ट्रेजेडी के 6 उन्होंने सिद्धांतों के बारे में बात की है, ट्रेजेडी के अंतर्गत 6 पॉइंट्स पर। अब उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। अब इसमें उन्होंने अरस्तु ने किस टाइप से माना है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब होगा एकदम जो अनुक्रम दिया गया है सही है एकदम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। अगर इस चीज को और अच्छे से आप जानना चाहते हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाली वीडियो जरूर जाकर देखिए। एक चीज आपको मन में से निकाल देनी चाहिए कि यहाँ पर मैटर अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस के अनुसार मैंने नेट के सिलेबस के अनुसार पूरा मैंने कवर कर लिया है, बस बात है रिवीजन की। ठीक है, तो आप लोग समय निकालकर जरूर रिवाइज करते रहिए और यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं नई नई चीज़ों को लाता रहूँगा और जिससे कि आप इसको क्वालिफाई कर लें। वैसे जीवन भर पढ़ना पड़ता है, पढ़ने का तो कोई समय नहीं है, लेकिन ऐसी तैयारी करें कि आप जिस भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसमें क्वालिफाई हो जाए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि नए ढंग का क्वेश्चन बना दिया गया है। अष्टछाप के कवियों को आपको बल्लभाचार्य और विठलनाथ दोनों के हिसाब से अलग अलग याद करके रखे होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में किस टाइप से चारों कवियों का जो क्रम निर्धारित किया है उसको ध्यान में रखना है। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ बताना है कि सही अनुक्रम क्या है।
तो यहाँ पर सूरदास को उन्होंने पहले नंबर पे रखा है, दूसरे नंबर पर नंददास को रखा है, तीसरे नंबर पर कृष्णदास को रखा है और चौथे नंबर पर परमानंद दास को रखा है। ये आंसर वही विद्यार्थी ठीक से कर पाएंगे जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को बहुत ही गंभीरता से पढ़े होंगे, सूक्ष्म दृष्टि से। तो देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर अनुक्रम बताया, आपको अलर्ट किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले नंबर पर बी है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। बाकी आप ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्टछाप के कवियों का अपने इतिहास ग्रंथ में किस तरीके से नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जैसे मैंने कामायनी का नाम लिया, आपके दिमाग में 15 सर्गों का नाम आ गया होगा, चिंता से लेकर आनंद तक, ठीक है। और इसे एक चीज आपको सीखनी चाहिए कि जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके मन में चिंता होती है, लेकिन जैसे ही परिणाम सुखद होता है तो आनंद की अनुभूति आपको होने लगती है। तो कामायनी केवल पढ़ना नहीं है, इसको आपको अपने जीवन दर्शन के रूप में भी रखना है कि चिंता आप जब करते हैं तो स्वाभाविक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि चिंता है इसका मतलब है कि आप अपनी परीक्षा को लेकर अलर्ट हैं। चिंता नहीं है तो इसका मतलब है कि बस आप ऐसे ही हवाबाजी में 360 डिग्री वाला बार बार शॉट्स लगा रहे हैं, उसी पर आप बहुत रन भी बना सकते हैं, उसी पर आप कैच आउट भी हो सकते हैं। तो कामायनी के जो सर्ग दिए गए हैं 15, उसमें यहाँ पर देखिए स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, सारे सर्गों का नाम दिया है। अब हमें इनको बताना है कि इनका सही अनुक्रम क्या होगा। तो इनका सही अनुक्रम हम देख लेते हैं क्या होता है। स्वप्न जब आप देखेंगे तो 10वां स्वर ये है, संघर्ष 11वां, निर्वेद 12वां और दर्शन 13वां। इसका मतलब है कि लगातार इन सबका यहाँ पर दिया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। एक चीज आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न कुछ अलग ढंग का है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में ज्यादातर प्रकाशन वर्ष और इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है, निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, नूतन ब्रह्मचारी। तो पेपर बनाने वाले ने एक बड़ी यहाँ पर चतुराई दिखाई है कि दो उपन्यास तो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनको रख दिया, तो आप इसको भली भांति जानते हैं ये कब कब प्रकाशित हुए। दो का नाम एक्स्ट्रा दे दिया है, अब इनको हमें देखना है, ठीक है। तो निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन कब हुआ था, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, 1890। और किसका है, मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, राधा कृष्ण दास का है, चलिए बता ही दिया। और एक उपन्यास देख रहे हैं नूतन ब्रह्मचारी, 1886 में, ये हो गया बाल कृष्ण भट्ट का। तो इनको ध्यान में रखिए। अब आपके दिमाग में क्रम आ गया होगा कि सबसे पहले कौन होगा। सबसे पहले ऑप्शन सी जिसमें पहले होगा, देखते हैं, हो गया दूसरा ऑप्शन कि पहले देवरानी जेठानी की कहानी, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु, फिर इसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, फिर निस्सहाय हिंदू। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न भी हल करना है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया और इसमें भी वही काम किया। इस बार तो थोड़ा सा काम आपका आसान है, 3 उपन्यास आपके सिलेबस से ही दे दिए गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप धड़ल्ले से जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक, और कर भी लिए होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको सिलेबस भी प्रिंट आउट करके अपने पास रखना चाहिए। सिलेबस के ऊपर आप प्रकाशन वर्ष इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसको भी एक किताब के रूप में ही मानकर चलिए, ये नहीं है कि प्रिंट आउट करके फेंक दिए हैं कहीं और वो धूल खा रहा है। इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं भली भांति प्रतियोगी छात्रों को जानता हूँ कि मेरी मेहनत, जिसको कि मैं दिन रात करके बना रहा हूँ, और सेकंड भर में, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो उसको अच्छे से जानता है। जब आप लोगों के पास समय नहीं है देखने का, तो फिर कैसे कोई उम्मीद लगा सकता है कि आप पढ़ेंगे उसको। खैर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मेरी हर बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं, और वही मंजिल तक पहुंचेंगे। बाकी अतिथियों के लिए तो मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कई बार मन में चीजें आने लगती हैं, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। सही अनुक्रम इसका क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले आना चाहिए था झूठा सच। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन चौथा इसका
सही जवाब हो गया। फिर इसके बाद आपका आएगा झूठा सच के बाद आना चाहिए आपका बंटी। सी का लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ने गलती कर दिया है। तो सी के बाद ए आना चाहिए, इसका सही अनुक्रम होना चाहिए था सी, ए, फिर बी, फिर डी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है टाइपिंग में, यहीं पर बी ए जो भी था वो गड़बड़ा गया है, इस तरीके से इसको हटाना पड़ा। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि कई विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे होंगे तो उनका टाइम किल होगा इसको करने में। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। अब हमें यहाँ बताना है कि सही अनुक्रम क्या हो सकता है। तो पहले तो रचनाकारों का नाम लिख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं हर चीज को आप याद करके बैठे हो, जैसे मैं भी याद करके नहीं बैठा हूं, मैं उसी टेक्निक्स के हिसाब से आप सभी को बता रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए कि कौन हो सकता है क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें उपेंद्र नाथ अस्त जीवन क्रम के हिसाब से सबसे पहले है तो पिंजरा, ऑप्शन बी इसका जो यहाँ पर हो रहा है बी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जैनेन्द्र, तीसरे नंबर पे अज्ञे, चौथे नंबर पर रेणु। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अब कोई विद्यार्थी किताबों को लेकर भाग दौड़ रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष मिल जाए, प्रकाशन वर्ष मिल जाए, हर एक चीज आप लिखित रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतियोगी छात्रों की सबसे बड़ी कमजोरी उभर कर सामने आ रही है। थोड़ा सा आप अपना IQ लेवल लगाइए तो जरूर आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप ऐसे ही पढ़ाइए, PDF हम लोगों को नहीं चाहिए, हमारे पास 24 घंटे हैं, 1 घंटा आपके लिए हम समर्पित कर देते हैं और यही समर्पण आपका सफलता में कन्वर्जन हो सकता है। चलते हैं आगे बात करते हैं, बार बार आप लोगों को मैं यही बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। अच्छी बात यह है कि इसमें से एक नाटक जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, बाकी 3 नाटकों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा है। बकरी नाटक आप पढ़े होंगे तो जरूर इसका प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में आ गया होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, ये किसका है ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा। और मादा कैक्टस जो दिया हुआ है ये कब प्रकाशित हुआ ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा। कोणार्क नाटक, ये सारे नाटक जो लिखे गए हैं इनके नाटककारों का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, इसके बाद आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा कोणार्क, डी ऑप्शन जिसमें होगा सबसे पहले वही है कोणार्क 1951 में। इसके बाद मादा कैक्टस 1959 में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बकरी नाटक जो 1974, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। आंखों देखा पाकिस्तान, चीणों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन, पैरों में पंख बांधकर। इन रचनाओं का नाम लेते हुए आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये किस विधा में है। अगर आ गया होगा तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, नहीं आया होगा तो थोड़ी सी चिंता की बात है क्योंकि सत्य कड़वा होता है और आपको आज ही से अलर्ट होना पड़ेगा कि इसी टाइप से आपको तैयारी करना है कि रचनाओं को देखते ही विधाओं का नाम तुरंत आ जाए। तो ये क्या है, यात्रावृत्त है ये लोग। अब हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। तो आंखों देखा पाकिस्तान, इसका प्रकाशन 2006 में, कमलेश्वर इसके लेखक हैं, ये ध्यान में रखिए। चीणों पर चांदनी 1964 ईस्वी में लिखा गया, निर्मल वर्मा का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद नए चीन में 10 दिन, इसके लेखक हैं गिरिधर राठी। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। पैरों में पंख बांधकर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है, 1952 में लिखा गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें जो सही होना चाहिए वो है प्रकाशन के दृष्टिकोण से ऑप्शन डी जिसमें होगा। अब देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन डी, फिर बी, ठीक है, इसके बाद सी, फिर ए, यानी कि नए चीन में 10 दिन गिरिधर राठी का, कमलेश्वर के पहले। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं कथन और स्थापना पर आधारित प्रश्न आ गए तर्क पर। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं और हमें मिलाना है। डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। अब हमें बताना है कि कारण सही है कि अभिकथन सही है, क्या सही है। और ये इस पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है, इसमें ए और आर दोनों सही हैं, एक की व्याख्या सही करता है, एक की नहीं करता है।
दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, इसी टाइप से ऑप्शन रहते हैं। तो इसको हमें पहले मिलाना पड़ेगा अभिकथन और कारण का। डार्विन का मानना है कि जो ईश्वर है, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। बातें देख रहे हैं आप, दार्शनिक तरीके से घुमाकर कही जा रही हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1032 का जो सही जवाब हो रहा है वो है कि जो डार्विन ऊपर कह रहे हैं, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं, ये बात सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, आर सही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। ठीक है, तो इन दोनों कथनों को मिलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है कि दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। अब इसमें हमें बताना है कि सही जवाब क्या होगा। इसमें भी है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कोरिलेट करके इसको आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद ही इसका सही आंसर आप बता पाएंगे। ये अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। जब आप अज्ञे के उपन्यासों को पढ़ेंगे या फिर सार्त्र का नाम आपने सुना होगा, अस्तित्ववाद में क्या है, व्यक्ति को स्वतंत्र रखने की बात की गई है। व्यक्ति सत्ता जो है उसको हमेशा वो स्वतंत्र रखने की बात करता है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया पहला। अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। जिस स्वतंत्रता के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसी की तरफ संकेत हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना से में भिन्नता है। दो कथन दिए गए कि अगर स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता की बात की जा रही है तो संभव नहीं है। अब बताना है कि ये सही है गलत है, और कारण दिया जा रहा है क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। ठीक है, तो इसको हमें बताना होगा कि जैविक संरचना में तो भिन्नता है, ये तो बात सही है, लेकिन समानता नहीं मिल सकती, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अगला जो दिया गया है यहाँ पर कथन, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दोनों ऑप्शन जो हैं एक दूसरे से कोरिलेट हैं या फिर अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर लिखा गया कि आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। ये आप लोगों के लिए समर्पित पंक्तियां हैं, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। तो दोनों चीजें क्या है, सही है। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गद्यांश को पढ़कर देना है, और इस तरीके के प्रश्नों को हल करते समय हमें थोड़ा टाइम ही लेना पड़ता है। मैं गद्यांश को पढ़ देता हूं एक बार। साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे वह जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुंदरता सामंजस्य का नाम है। ये देखिए यहाँ पर सुंदरता क्या है, सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में आकाश और पाताल का अंतर हो, वह दुनिया वह सामंजस्य में नहीं कही जा सकती, और इसीलिए वह सुंदर भी नहीं है। इस वाय असुंदरता के ढूंढ में खड़े होकर आंतरिक सौंदर्य की उपासना नहीं हो सकती। हमें उस वाय असौंदर्य को देखना ही पड़ेगा। निर्वसन जनता के बीच खड़े आप परियों के सौंदर्य लोक की कल्पना नहीं कर सकते।
साहित्य सुंदर का उपासक है, इसीलिए साहित्य असामंजस्य को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होगा। अशिक्षा और कुशिक्षा से लड़ना होगा, भय और ग्लानि से लड़ना होगा। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता। सत्य का अपना पूरा मूल्य चाहता है, सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ पढ़ना बहुत इजी नहीं है। इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तभी नीचे के प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी बात सही है। हमारे देश का अंतर्बाह अत्यंत प्रीतिकर है। हमारा देश इसलिए महान है कि वह अंदर बाहर से प्रीतिकर है। आंख और कान को अच्छा न लगने के बावजूद बौद्धिक दृष्टि से हमारा देश प्रीतिकर है। आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रोज्वल है, किंतु बाह्य रूप से अप्रीतिकर है। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखते हुए सही जवाब इसका देना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है वह है कि आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रोज्वल है, किंतु बाह्य रूप से अप्रीतिकर है। अगला इसी पैराग्राफ पर है कि सुंदर दुनिया का अभिप्राय क्या है। वहां पर लिखा गया है दुनिया सौंदर्य जो है सामंजस्य है। सुंदर दुनिया का अभिप्राय क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि असुंदर की अनदेखी और सुंदर का प्रदर्शन, विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना, अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित छोटे बड़े को एक जैसा बनाना, दुनिया की बाह्य विषमताओं को समाप्त करके समरसता स्थापित करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपके दिमाग में आने लगा होगा कि विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है, सुंदर दुनिया है। इसी पैटर्न पर आधारित अगला सवाल है, इसी पैराग्राफ पर आधारित कि साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। अशिक्षा को शिक्षा और भय ग्लानि से लड़ने के लिए प्रेरित न करना, बड़ी बाहरी असुंदरता पर पर्दा डालकर सौंदर्य लोक का अवतरण करना, भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में वह सामंजस्य स्थापित करना, निरन्न निरवसन और अशिक्षित कुशिक्षित जनता की समस्याओं की उपेक्षा करना। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सब नकारात्मक है। जो सकारात्मक होगा वही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब इसका होगा 139 का जो सही जवाब हो रहा है वो पॉजिटिव जो है ऑप्शन तीसरा। आप देख रहे हैं कि भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाह्य सामंजस्य स्थापित करना साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी का आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नकारात्मक वाक्य है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है उसी पर आधारित सौंदर्य की सृष्टि के लिए आवश्यक है। सौंदर्य की सृष्टि के लिए क्या आवश्यक है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना सौंदर्य की सृष्टि है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। इसका जो सही जवाब है वो है कि असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला एक और पैराग्राफ यहां पर आ गया कि विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं होता और न उसकी परिस्थितियों में कोई अंतर ही आता है, परंतु इसके विपरीत स्त्री के लिए विवाह मानो एक परिचित संसार छोड़कर नवीन संसार में जाना है, जहां उसका जीवन सर्वथा नवीन होगा। पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके कर्तव्य सब पहले जैसे ही रहते हैं। वह अनुदार न होने पर भी शिक्षिता पत्नी के परिचित मित्रों, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को नहीं देख पाता। साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यों से स्त्री को अवकाश रहता है। संयुक्त कुटुंब न होने से बड़े परिवार के प्रबंध की उलझने भी नहीं घेरे रहती। उसके लिए पुरुष मित्र वर्ज्य हैं और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षिता स्त्रियां कम मिलती हैं। अतः एक विचित्र अभाव का उसे बोध होने लगता है। कभी कभी पति के आने जाने जैसी छोटी बातों में बाधा देने पर वह विरक्त भी हो उठती है। अच्छी गृहिणी कहलाने के लिए उसे केवल पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा मित्रों और कर्तव्यों से अवकाश के समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना होता, परंतु यह छोटा सा कर्तव्य उसके महान अभाव को नहीं भर पाता। यहाँ पर देखिए सारी चीजें विवाह के बाद जो स्त्री पुरुष का संबंध है उसके बारे में पूरी बात की गई इस पैराग्राफ में। ठीक है, अब इन्हीं पर सवाल पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। स्त्री के बड़े से बड़े अभाव को सास ससुर के प्रति उसका कर्तव्य पालन पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस के आधार पर हमें इसका आंसर बताना है। सही आंसर ये है कि स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं
कर पाता। क्या है? ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उसी पैराग्राफ पर आधारित, और इसमें भी बताना है हमें कि सही क्या हो सकता है। तो विवाह स्त्री को उसके चिर परिचित घर परिवार को छोड़कर एक दूसरे घर परिवार में ले जाकर उसके जीवन को नए अनुभव से संपन्न कराता है। ऑप्शन तीसरा सही हो गया। फिर इसी पर आधारित है, ठीक है। तो यहां पर भी जो पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो हमें बताना है स्त्री के घर के बाहर भीतर आने जाने जैसी सामान्य बातों पर कभी कभार टोकने पर स्त्री विरक्त हो जाती है। आप लोग इसका भी अनुभव किए होंगे, जिन लोगों की शादियां हो चुकी होंगी वो इसको भली भांति समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं दोनों स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न हो गया कि सही कथन है, पूरा इस पैराग्राफ के आधार पर ही किया गया है। मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग विकल्पों को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में रहता है, उसकी परिस्थितियों में खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेल होता है यानी जो पुरुष है, यानी कि जो एक तरीके से वर कह सकते हैं, वो घर उसको तो कहीं जाना नहीं रहता है, और वधु जो आती है दूसरे घर से आती है। तो बड़ा ये यहाँ पर चैलेंजिंग है चीजों को समझना। आप केवल साहित्य के माध्यम से ही समझ सकते हैं इस चीज को। अगला प्रश्न है कि कथन कौन सा सही है, ये हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षिता पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता, ठीक है। शिक्षिता पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को पुरुष कहाँ महसूस करता है? बड़ा ही टेक्निकल यहाँ पर ये सब पैराग्राफ दिया गया था। आप लोग इसको समय निकाल कर पढ़ेंगे तो और बहुत आपको आनंद आएगा। तो इस तरीके से हमने कुल 100 सवालों पर चर्चा की, दो पार्टों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। और इस तरीके से जून 2021 और यहाँ पर जो पेपर हुआ था दिसंबर 2021 जून 2022 जो पेपर हुआ था, उसके प्रश्न पत्र पर हमने विचार कर लिया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और एक नई दृष्टि मिली होगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, और परीक्षा नजदीक आने वाली है, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी चीजों पर हम विचार करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।